बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले बड़ी ख़बर, इमरान खान साहब की मुलाकात हुई उनकी बहनों से, और जो ख़बर अंदर से बाहर आई वो ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को बिल आखिर 10 मुहर्रम के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने की हदायत कर दी है। जो अभी तक चीज़ें सामने आई वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। फ़र्दर इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से तफसीली ख़बर आएगी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक जो चीज़ें आई, जो उनकी बहनों ने मीडिया से आकर बातचीत की है, इमरान खान साहब की बहनों ने, उसके मुताबिक कि उन्होंने कहा कि आज मेरी बहनों को 15 मिनट मुलाकात का वक्त मिला है। एक वकील ज़हीर अब्बास को 1.5 मिनट मुलाकात की इजाज़त मिली है। इनके अलावा सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। उनका कहना था कि यही कोशिश है कि जिससे इमरान खान साहब को माइनस करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने 26वीं तरमीम की बात की है और इस तरमीम के नताइज उन्होंने कहा वाज़े हो रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि आप लोगों का वोट चोरी कर लें और कहें कि वोट की अहमियत नहीं, तो इसका मतलब मार्शल लॉ है। अदलिया को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया है और जजेस के साथ ऐसा करें तो रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो चुका है। इमरान खान ने कहा कि इसके साथ साथ इखलाकियात भी मुल्क में ख़त्म हो चुकी हैं। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि असम्बलियों में बैठे लोग वोट से नहीं आए, मीडिया की आवाज़ बंद कर दी गई है, 27वीं तरमीम लाई जा रही है। इससे बेहतर है बादशाहत का ऐलान कर दें, क्योंकि लोगों की आवाज़ ख़त्म कर दी गई है। हिंदुस्तान से आज़ादी के बाद पाकिस्तान कलमा के नाम पर बनाया गया था। ये कलमा था जिसकी वजह से आज पाकिस्तान कायम है। कौम को मुकम्मल तौर पर ग़ुलाम बनाया जा रहा है। इस ग़ुलामी से बेहतर है मैं सारी ज़िंदगी जेल में गुजारूँ। इमरान खान तब कहते हैं ग़ुलामी नहीं चाहिए, कैद में गुजारा हो जाएगा। ये नहीं, आप कैद में तो रख सकते हैं इमरान खान को, लेकिन ग़ुलामी में नहीं रख सकते। वो ये कह रहे हैं कि ग़ुलामी से बेहतर है कि मैं जेल में अपनी ज़िंदगी गुजार दूँ। इमरान खान ने कहा है कि 10 मुहर्रम के बाद इस ग़ुलामी के निज़ाम के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू कर दे सारी पार्टी। इमरान खान ने पंजाब असम्बली में जो मज़ामत की गई है उसकी तारीफ़ की है और अपोजिशन लीडर की तारीफ़ की है और कहा है कि इस वक्त 26 अरकान हैं जिन पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं। इससे बेहतर है कि हमारे मेंबरान असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगा लें। उन्होंने पार्टी को कहा कि 10 मुहर्रम हराम के बाद तहरीक की तैयारी करें। इमरान खान ने पार्टी के लिए हदायत दी है कि सलमान अकरम राजा साहब को वो हदायत जो इमरान खान साहब ने दी है पार्टी के लिए, वो उनकी बहनों ने कहा कि हमने सलमान अकरम राजा को बता दी हैं, वो पार्टी तक पहुँचा देंगे। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान को तन्हाई में कैद रखा गया है और जेल में उनके हकूक़ उन्हें नहीं मिल रहे। इमरान खान ने इस बात का शिकवा किया आज फिर कि उन्हें किताबें नहीं दी जा रही। जब आदमी किताबें मांगता है ना, तो इसका मतलब है कि उसको पता है कि वो भी अंदर रहेगा। ये मैं क्योंकि कैद में रहा हूं ना, तो मैं आपको एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूं कि आप तब तक ये सोचते रहते हैं कि मैंने कैद में ही रहना, तो मैं किताबें पढ़ लूँ, मुझे कोई नई चीज़ पढ़ने के लिए मिल जाए, कुछ मैं यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी कर लूँ कि मेरा टाइम गुजरे और मुझे कुछ हासिल भी हो, नॉलेज मुझे मिले। तो आदमी किताबें मांगता है। किताब इंसान का बेहतरीन साथी होती है कैद के दौरान। तो अगर किसी को ये पता हो ना कि मेरी डील हो रही है, मेरी बातचीत हो रही है, मैं बाहर चला जाऊँगा, फिर वो किताबें नहीं मांगता। लेकिन इमरान खान साहब किताबें मांगते हैं, तो इससे निज़ाम को इस बात की समझ आ जाती है कि ये आदमी ज़हनी तौर पे अंदर रहने के लिए तैयार है, क्योंकि वो किताबें मांग रहा है, रिलीफ नहीं मांग रहा। वो किताबें मांग रहा है, डील नहीं मांग रहा। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। नवाज शरीफ ने अपनी पूरी ज़िंदगी में मेरा कभी अखबार भी शायद मुश्किल ही मांगा हो, और वो भी अपनी खबरों के लिए अगर मांगा तो मांगा। बहरहाल इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 22 घंटे मुझे बंद रखा जाता है और सिर्फ 2 घंटे मुझे मिलते हैं बाहर आने के लिए। 10 मुहर्रम के बाद पार्टी एहतजाज का लाया अमल दे दे और एहतजाजी तहरीक शुरू कर दे। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई एहतजाजी तहरीक के लिए तैयार है, इसके ऊपर हम अगले वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन ये वो खबर है जो मैंने आप तक पहुंचा दी। अब मुज़ाकरात की बात भी की जा रही है। इसमें एक जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट आया कोट लखपत जेल से, और इस स्टेटमेंट के अंदर ये हाथ से लिखा हुआ एक लेटर है और इस पे 4 लोगों के बारे में ये लेटर है। एक मियां महमूद रशीद साहब हैं, एक डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हैं, एक शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं और उमर सरफराज चीमा साहब हैं। ये 5 बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये बड़े अहम लोग हैं। ये 2 साल से जेलों के अंदर मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी भी, उमर सरफराज चीमा भी, यास्मीन राशिद साहबा, मियाँ महमूद रशीद और एजाज चौधरी। किसी भी पार्टी में इतना जुल्म बर्दाश्त बहुत कम लोगों ने किया जितना जुल्म इन 5 लोगों ने बर्दाश्त किया, और उम्र के इस हिस्से में और इन 5 की हालत जैसी कर दी गई, वो भी आप सबके सामने। बेचारे मेडिकली भी फिट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये भुगत रहे हैं और इमरान खान का साथ इन्होंने नहीं छोड़ा।
अब इसमें जो लेटर लिखा है इन्होंने, उसमें जो प्रेस रिलीज जारी की गई है जेल से, ये आती है जनाब कोट लखपत जेल से। प्रेस रिलीज ये कहती है मुल्की तारीख के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात हर सतह पर होने ज़रूरी हैं, सियासी सतह पर भी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं और एस्टेब्लिशमेंट की सतह पर भी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। आगाज़ के तौर पर सियासी सतह पर मुज़ाकरात किए जाएँ। तहरीक इंसाफ के लाहौर में असीर रहनुमाओं को भी इसका हिस्सा बनाया जाए। मुज़ाकरात का आगाज़ करने पर किसी फरीक को मतऊन करना इस सारे अमल को सबोताज करने के मुतरातिफ होगा। इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। मुज़ाकराती कमेटी की तकर्री के लिए पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब तक रसाई आसान बनाना होगी ताकि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वसी मुशावरत कर सके और मुलाकात के इस अमल को वक्तन फ़वक्तन जारी रखना होगा। अब वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात होने चाहिए हर सतह के ऊपर, पॉलिटिकल भी एंगेजमेंट हो, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी एंगेजमेंट हो और इन हालात से जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है इसमें से पाकिस्तान निकले। दूसरा वो ये कहते हैं कि जो अहम तरीन रहनुमा लाहौर में कैद हैं उनको भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए। तीसरा वो कहते हैं कि मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की साजिश अगर हुई तो जिम्मेदारी हुकूमत पे होगी। और चौथा वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब से फ्रीक्वेंटली मुलाकातें करवाई जाएँ, मुलाकातें ना रोकी जाएँ ताकि मुज़ाकरात आगे बढ़ सकें। लेकिन यह एक और सवाल पैदा होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुज़ाकरात के हवाले से। देखिए सलमान अकरम राजा साहब ने भी यही बात की है कि मुज़ाकरात हुकूमत के साथ करने हैं तो उसके ऊपर तो हमारा मौक़िफ़ वही है जो पहले भी था कि हुकूमत पहले साबित करेगी, हुकूमत के बाद इख्तियार है। यानी दो शराइत इमरान खान साहब ने रखी थी, एक तो उन्होंने कहा जुडिशल इंक्वायरी कर लें 9 मई की और 26 नवंबर की, और दूसरा इमरान खान साहब ने कहा कि बेगुनाह कैदियों को आप छोड़ दें, मुझे बेशक जेल में रखें। ये दोनों बातें नहीं मानी गई, इनकी तरफ बढ़े ही नहीं, बल्कि इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद करवा दी गई। अब हुकूमत कहती है जी हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं इमरान खान साहब से, हालांकि पंजाब के अंदर इमरान खान साहब एक जेल में कैद हैं। हुकूमत चाहे तो दिन में 10 दफ़ा मुलाकात करवा सकती है। नवाज शरीफ साहब को 25-25, 30-30 लोग रोज़ाना मिलते थे। मियाँ साहब ने तो रिकॉर्ड मुलाकातें की हैं, लिस्टें बनाकर मियाँ साहब अंदर से देते थे, इसको ले आओ, इसको छोड़ दो, इसको इधर बैठाओ, इसको ये करो। तो मियाँ साहब की तो मुलाकातें बड़ी कमाल होती थी इमरान खान के दौर में। तो ये तो हुकूमत के बाद इख्तियार इस बात का होता है कि मुलाकातें करवाई जाएँ या ना करवाई जाएँ, लेकिन हुकूमत अपना ये इख्तियार भी शो नहीं कर पाई। पीटीआई का जो बड़ा एक दावा है या एक शिकवा है वो ये है कि हुकूमत मुज़ाकरात क्या करेगी और मुज़ाकरात के ऊपर अमल दरामद क्या करवाएगी, जब उनका इख्तियार इतना नहीं है कि जिस जमात से वो मुज़ाकरात कर रहे हैं उस जमात के लीडर से मुलाकात ही करवा दे जमात के अरकान की। तो जब वो मुलाकात नहीं करवा सकते तो मुज़ाकरात के अंदर जो बातें होगी उन पर अमल दरामद कैसे करवा सकेंगे। ये बड़ा वैलिड एतराज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इसका हुकूमत के पास जवाब भी बेचारों के पास कुछ नहीं है। तो इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है तकरीबन 15 मिनट की हुई है। डिफरेंट चीज़ें इमरान खान साहब ने कही हैं, लेकिन जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात लगी वो दो चीज़ें। एक तो वो ये कहते हैं मैं कैद में रह लूँगा, गुलामी में नहीं रहूँगा, और दूसरा उन्होंने इमरान खान साहब ने यह कहा कि 10 मुहर्रम के बाद लाया अमल तैयार करो और एहतजाज और तहरीक का ऐलान करो और तहरीक को शुरू करो। नाज़रीन, काजी फ़ायद ईसा के बाद एक दूसरा महात्मा भी काबू आ गया। काजी फ़ायद ईसा को महात्मा बनाया हुआ था ना, इंसाफ का देवता, पूजा हो रही थी दिन रात उसकी। फिर काजी फ़ायद ईसा ने बताया कि नहीं, सदीक जान ठीक कह रहा था। काजी फ़ायद ईसा ने बताया कि नहीं, हम सब ठीक कह रहे थे और हमारी काजी फ़ायद ईसा के बारे में राय बिल्कुल दुरुस्त थी कि ये तारीख के कूड़ादान का हिस्सा बनेगा, और वो शख्स कचरे की तरह तारीख के कूड़ादान के अंदर पड़ा हुआ है और इतना ढीठ है कि अभी भी कौम से माफ़ी नहीं मांग रहा। बेशरम तरीन किरदार जो पाकिस्तान की तारीख में आया, एक ऐसा आदमी जिसने खुद की तारीफें करने वालों को मजबूर कर दिया कि तुम भाई मेरी तारीफ ना करो, मुझे गालियां दो। काजी फ़ायद ईसा को पूरी कौम झूलियां उठा उठा कर बदवाएं दे रही है, और इतना बेशर्म करैक्टर पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह के उहदे के ऊपर लाकर नहीं बिठाया गया। मैं अपने एंगल से बताऊं तो भाई मुझे जानता था वो आदमी, और अदालत में खड़ा होकर इनकार कर रहा था कि जनाब मैं इसको कैसे इंसाफ दूं, यानी मेरे से भाग रहा था चीफ जस्टिस सा। मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे बुला भाई, मुझे बुला के पूछ, लेकिन वो अपने दाव पेच खेल रहा था। बहरहाल मेरी तो बात छोड़ें, इसने जो कौम के साथ कर दिया, इसने बल्ले का निशान छीन लिया सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से, फिर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी, और फिर उन्हें आगे ताने देता है कि किचन की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही तो फिर आप किचन छोड़ दें। तो वही काजी फ़ायद ईसा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, सारा पाकिस्तान उसको डोनट खिलाना चाहता है, लेकिन वो छुपता फिर रहा है, कभी भेद बदल के, कभी कुछ और करके। ये काजी फ़ायद ईसा की हालत है।
ये एक महात्मा था। दूसरा महात्मा था शौकत सिद्दीकी, शौकत अजीज सिद्दीकी। इसको भी नून लीग ने, मरियम नवाज, उन्होंने बहुत चुका हुआ था कि जनाब बड़ा इंसाफ परवर है, तो ये है, तो वो है, तो एंजे थे ओंजे। उसने भी जनाब जस्टिस सरफराज डोगर को, जो एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की चॉइस है, उसको चुन लिया। देखिए, मैंने आपको कहा था दो लोगों का बड़ा अहम इम्तिहान है आज। एक फारूक एच नाइक का कि इन्होंने इनकलाबी होने का सारी जिंदगी ढोंग किया, और दूसरा एक इम्तिहान है जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का कि इन्होंने भी इनकलाबी होने का ढोंग किया और एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने के इन्होंने नारे बुलंद किए। और इन दोनों ने एस्टेब्लिशमेंट के खास आदमी जस्टिस सरफराज डोगर को वोट डालकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए चुन लिया। बहरहाल वहां पे फटा पड़ा हुआ था। जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, जिनमें मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी थे कमेटी में अपोजिशन के, वो ये कह रहे थे कि पहले आप जो 5 जजेस ने पटिशन डाली हुई है ना, उसको भी सुने कि जनाब सीनियरिटी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में उनकी एक पटिशन है, पहले उसके ऊपर फैसला करें, उसके बाद फिर आप इस तरफ आएँ, और ये जो तैनाती है इसको आप रोक लें, इसकी वो कह रहे हैं हम दरख्वास्त भी दायर करेंगे। और दूसरा नुकता ये उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और मामला पेंडिंग है, और वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पटिशन आई हुई हैं। अब ये जो कुछ भी हो रहा है ये 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक हो रहा है, लिहाजा पहले 26वीं आईनी तरमीम को सुना जाए और उसके बाद फिर ये मामला जो है आगे बढ़ाया जाए। अब 26वीं आईनी तरमीम जो खुद एक मुतनाज़ तरमीम है, उस तरमीम का केस नहीं सुना जा रहा, बल्कि किया यह जा रहा है कि उस तरमीम के ऊपर इंप्लीमेंट किया जा रहा है बार बार। ये खुद एक बड़ा अजीबोगरीब मामला बन गया है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पे इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है, तो वो अपनी मर्जी से चीज़ें चला रही है और किसी भी चीज़ को कानून और इंसाफ के मुताबिक नहीं होने दे रहे। नाज़रीन, आपको मैं एक आदमी की आवाज़ सुनाता हूँ। ये एक नौजवान है, साद रिजवी इनका नाम है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के ऊपर इनका मौक़िफ़ क्या हुआ करता था, ज़रा ये मौक़िफ़ पहले आप सुन लीजिए। पेट्रोल महंगा, एक 10 रुपए की भी अगर आवाज़ आ गई तो महंगा होने लगा, तो फिर असं इन्होंने मुल पावेंगे कि मुल्क के अंदर महंगाई करनी किस तरह। इन्हें IMF के गुलामों लम्बे पावेंगे और इन्होंने दसांगे कि जनाब इन्होंने की बदमाशी लाई हुई इस मुल्क के अंदर। और इंशाअल्लाह फिर मैं कह चुका हूँ कि तहरीक लब्बैक पहले मरहले ऐसी जनाब पहिया जाम हड़ताल का ऐलान करेगी। कोयटा तो लेके लाहौर तक, पेशावर तो लेके कराची तक हर शहर जाम करके दसांगे कि कौम हम तुम्हारे जुल्म तो तंग आ चुके। लेकिन नाज़रीन, ये नौजवान जो है एक मजहबी सियासी जमात से इनका ताल्लुक़ है, TLP से, और ये इमरान खान साहब के दौर में बहुत एहतजाज किया करते थे। एस्टेब्लिशमेंट के कहा जाता है ये लोग बहुत करीब हैं, और जब ये नौजवान बाहर आया तो उस वक्त एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी भी थी। शेख रशीद और बहुत सारे लोग उसके गवाह हैं। अब मामला ये है कि इन्होंने कहा जी 10 रुपये हम नहीं कभी बढ़ने देंगे, हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे, तो बड़ी इन्होंने आवाज़ें उठाई थी। कई मरतबा 10 रुपये बढ़ गए। उसके बाद इतनी मरतबा 10 रुपये बढ़े कि लगभग 130 रुपये के करीब इन्होंने कीमतें बढ़ा दी। लेकिन ये शख्स आपको कभी भी नज़र नहीं आया। एक पंफलेट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भी आप देख लीजिए। क्योंकि देखिए, फ़ौज जब साथ खड़ी हो जाए ना एक सियासी जमात के या सियासी जमातों के इकट्ठ के कि हमने आपकी हुकूमत को चलाना है, तो फिर वो स्याह करें सफ़ेद करें, ना मौलवी बोलता है ना कोई और बोलता है, किसी की आवाज़ भी नहीं निकलती, लोग चूँ भी नहीं निकालते। ज़्यादातर लोग मफाद परस्त होते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मफादात जुड़े हुए होते हैं, तो बेचारे ब्लैकमेल होते रहते हैं। ये बेचारे भी वैसे ही हैं। अब ये देखें, ये एक पंफलेट है इमरान खान के दौरे हुकूमत का, और ये जनाब मार्च 2022 का है। मार्च 2022 महंगाई मुकाओ पंफलेट। अच्छा जी, अब ये मार्च 2022 है, तो फिर ये तो वो वक्त हो गया ना जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया जा रहा था। तो वो कहते हैं जी मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं 150 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाकर कैसे गुजारा करूँ, मैं इस नाअहल वज़ीर आज़म को हटाने के लिए इस्लामाबाद आ रहा हूँ। ये जनाब टैक्सी ड्राइवर अंकल हैं, इनकी तस्वीर लगी हुई है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो टैक्सी ड्राइवर अंकल हैं ये आजकल किधर हैं। 150 रुपये का पेट्रोल इन्हें महंगा लग रहा था, और आज 250 रुपये का पेट्रोल जब ये डलवा रहे हैं तब इन्हें कैसा लग रहा है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। तो ये रंगबाजियाँ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई थी सियासी जमातों के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, और तब से लेकर अब तक इनसे मुल्क ही नहीं संभाला जा रहा। मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। और शौक इनके किस तरह के हैं, ये मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं अहमद फरहाद, इन्होंने बड़े अच्छे शायर भी हैं, बड़ी अच्छी शायरी करते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया, और ये अहमद फरहाद ही लिख सकते थे इस तरह की चीज़, वो बड़े दिलेर आदमी हैं। लेकिन ये आप ज़रा 1000 रुपये का नोट देखें,
ये जो 1000 रुपए का नोट है इसके ऊपर मरियम नवाज की फोटो बनी हुई है। ये देख रहे हैं आप, ये इनकी ख्वाहिश है इनका बस चले ना तो ये इस मुल्क के साथ ये भी करते हैं। ये ऐसा बेशरम खानदान है। मैं कहना नहीं चाहता, देखिए अच्छा नहीं लगता कहने में, लेकिन हरकतें तो चेक करें आप। पार्कों के नाम अपने नाम पे, अस्पतालों के नाम अपने नाम पे, स्कूलों के नाम अपने नाम पे, कॉलेजों के नाम अपने नाम पे, सड़कों के नाम अपने नाम पे, बाथरूमों के नाम अपने नाम पे, बसों के नाम अपने नाम पे, और छोटे छोटे जो मेडिकल यूनिट्स हैं उनके नाम अपने नाम पे, हर स्कीम के नाम अपने, यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसपे ये अपना नाम और अपनी फोटो ना चिपकाना चाहते हो। तो करेंसी नोट इनसे कैसे बच सकता है? याद रखें, ये कोशिश करेंगे कि करेंसी नोट के ऊपर भी अपनी शक्लें चिपकाएं। ये किया तो उन्होंने एक अजराए मजाक है, लेकिन सीरियसली ये खानदान ये भी कर सकता है अगर ये कायदे आजम के नाम को और कायदे आजम की तस्वीर को हटाकर अपनी नकम्मी औलाद का नाम और तस्वीर लगा सकते हैं। तो यार, जिसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता था उसकी तस्वीर उठा के इतना मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर लगा दी और उसके नाम के ऊपर बना दिया। पैसा अरबों रुपया करोड़ों रुपया खर्चो कौम का और नाम इनके बने, ये कैसे हो सकता है? इमरान खान के नाम पे आप मुझे एक जगह एक चीज दिखा दें, कोई एक इस मुल्क के अंदर जो उसने सरकारी खजाने से बनाई हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभी वो अली अमीन गंडापुर ने ये खाची मारी थी, मैं तो ये कहूंगा, वो जो एक स्टेडियम का नाम इमरान खान के नाम पे रखने लगे थे, भाई इमरान खान ने खुद सारी जिंदगी ये नहीं होने दी और इमरान खान ने प्रोटेस्ट किया इसके ऊपर। उन्होंने कहा यार ये क्या बात है यार, वो जो स्टेडियम का नाम जैसे है वैसे रहने दें आप, पेशावर वाले का, तो उसका नाम तब्दील करके इमरान खान के नाम पे रखने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सस्ती शोहरत के तरीके होते हैं, इमरान खान को इनकी जरूरत नहीं है। तो अहमद फरहाद साहब लिखते हैं कि कमिंग सून, और नीचे लिख दिया उन्होंने कायदे आजम से फायदे आजम तक। वो तो कायदे आजम था ना मोहम्मद अली जिन्ना, और ये फायदे आजम है। कायदे आजम ने सियासत करके पाकिस्तान को फायदा पहुंचाया और पाकिस्तान बनाया, इसलिए उसे हम कायदे आजम कहते हैं, सबसे बड़ा कायद पाकिस्तानियों का। ये फायदे आजम है, इन्होंने पाकिस्तान में सियासत करके पाकिस्तान से फायदा उठाया, अवाम का खून निचोड़ा, अवाम का पैसा छीन कर पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किया, मनी लॉन्ड्रिंग की, अपनी मिलें फैक्ट्रियां और कारोबार बनाए, अपनी औलाद के लिए सियासत की, अपनी औलाद को सियासत में लाकर उनको भी सोने का चमचा उनके मुंह में पकड़ाया। तो ये इन्होंने किया, तो ये फायदे आजम है, ये कायदे आजम नहीं है। ये अहमद फरहाद साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने रखी थी, मैंने इसलिए आपको दिखाई है। तो नाज़रीन, ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और इन्हें इस बात का आइडिया है, यानी ये जानते हैं कि इन्होंने वोट शोट तो लेने नहीं है, इन्होंने जो बूटों के तस्मे हैं उनके साथ लटक के हमेशा इक़्तिदार में आना है। लिहाजा इन्हें किसी किस्म की फिक्र नहीं है कि अवाम इनके बारे में क्या सोचती है। यानी नए साल के जो तोहफे इन्होंने अवाम को दिए हैं, ज़रा ये आप देखिए, 4 बड़े तोहफे हैं जो नए साल पे, जो नया माली साल आता है ना 1 जुलाई से, 4 बड़े तोहफे इन्होंने कौम को दिए हैं। नंबर 1, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। नंबर 2, दीगर ATM से अगर आप जाएं और जाके पैसे निकलवाएं तो पहले आपके 23 रुपये कटते थे, अब आपके 35 रुपये कटेंगे, तो ये आपको इजाफी 12 रुपये मजीद देने पड़ेंगे। फिर जनाब गैस की कीमतों में 50% तक इन्होंने इजाफा कर दिया है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में जो सेहत कार्ड की एक सहूलत थी गरीब आदमी को, वो भी गरीब आदमी से इन्होंने छीन ली है। ये 4 बड़े तोहफे इन्होंने नए माली साल के पाकिस्तानियों को दिए हैं। नाज़रीन, इस वीलॉग को यहाँ रोकते हैं, मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ और खबरें भी हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ नेक्स्ट वीलॉग में। खास तौर पे ख्वाजा आसिफ से जब पूछा गया कि व्हाइट हाउस में आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई तो उसके बारे में आपको क्या पता था, ये मैं आपको बताऊंगा कि इनको क्या पता था और ये अब ये क्या रहे हैं और इनकी क्या हालत थी और ये कितना फंसे हुए हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।